हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? चलो, पिछली क्लास में क्या खत्म किया था? सबसे पहले 12 सीबीएसई ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा था हम लोगों का। उसमें हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी बुक की सबसे लास्ट यूनिट इकोलॉजी को उठाया था। उसके अंदर 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग अपनी बुक की सबसे पहले वाली यूनिट को उठा रहे हैं, जिस यूनिट का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसका पहला टॉपिक भी यही है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में, जैसे छोटी क्लासेस में जब आपने ये पढ़ा था, तो वाइडो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है। पर अभी 12th में हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कहता है चैप्टर का मतलब? ठीक है, चैप्टर को इनिशिएट करने से पहले हम चैप्टर का नाम बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी समझते हैं, क्योंकि चैप्टर के नाम से आपको इनिशियली कंटेंट्स के बारे में पता चलता है। रिप्रोडक्शन मतलब पैदा करना। रिप्रोडक्शन का अगर बहुत ही हिंदी लेमन लैंग्वेज में बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, अपने जैसा ही एक और क्रिएट करना। रिप्रोडक्शन आप बहुत ज्यादा छोटी और इनिशियल क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना है, अपनी प्रोजेनी को मूव फॉरवर्ड करना है, एवोल्यूशन में आगे जाना है, तो उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपने रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स भी देखे होंगे, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ऐसा कुछ छोटी क्लासेस में याद आ रहा है। बस उसी का ब्रॉड वर्जन हमें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स या इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन लिविंग बीइंग। अगर एक टेबल है, क्या ये टेबल कुछ टाइम बाद एक और टेबल ऐसी बना सकती है? नहीं। पर डॉग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जैसा एक और डॉग पैदा कर सकता है। कैट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपने जैसी एक और कैट पैदा कर सकती है। काउ ले लो, एलिफेंट ले लो, फिशेस ले लो, लो ऑर्गेनिज्म ले लो, अमीबा ले लो, पैरामीशियम ले लो, यूग्लिना ले लो, एल्गी ले लो, बैक्टीरिया ले लो। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर और सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तक अगर आप जाओगे तो हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करने की पावर होती है। जिन ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस करने की पावर नहीं होती है, आप उन्हें स्टेराइल या इनफर्टाइल कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करना मतलब अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म को पैदा करना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? पर यह है कि रिप्रोडक्शन हमारे सर्वाइवल टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है अपने लाइफ स्पेन में। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है? बर्थ टू डेथ। जिस दिन आप पैदा हुए और जिस दिन आप मरोगे, उसका बीच का जो टाइम है वो आपका लाइफ स्पेन होता है। जैसे किसी का लाइफ स्पेन हुआ 85 ईयर्स, तो वो जिस दिन पैदा हुए से टिल 85 ईयर्स तक, मतलब 85 ईयर्स होने के बाद उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो उस लाइफ स्पेन के ड्यूरेशन में, उस लाइफ स्पेन में हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पेन होता है। उस लाइफ स्पेन के ड्यूरेशन में ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। जैसे बर्थ हुआ, बर्थ के बाद क्या होगा? एक फेस आती है जिसे जुवेनाइल फेस कहते हैं। जुवेनाइल फेस का मतलब है कि ये ग्रोथ फेस है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं करता ऑर्गेनिज्म, सिर्फ बॉडी क्या करती है? ग्रोथ करती है और रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को तैयार करती है, जुवेनाइल फेस। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें बॉडी क्या है? एकदम रेडी, और जब चाहे रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकती है। उसके बाद आता है एजिंग। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाते हो लाइफ स्पेन में, एजिंग और सेनेसेंस, बुढ़ापा, और फाइनली डेथ। तो ये बर्थ से डेथ के बीच में फेजेस हैं, और इस सारे फेजेस कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? लाइफ स्पेन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस, वापस से अपने जैसा पैदा कर लो।
रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस क्या है? एक फेनोमेनन है, और ये फेनोमेनन जिस तरीके से चलता है, जिस प्रोसेस को आप अपनाते हो, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में आप एक चीज जरूर लिखोगे कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने, देखो रिप्रोडक्शन आपके सर्वाइवल टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है कि अगर आपका डाइजेशन नहीं हुआ तो डेथ हो गई, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो डेथ हो गई, सर्कुलेशन नहीं हुआ, ब्लड प्रॉपरली ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचा तो डेथ हो गई। लेकिन ऐसा नहीं सुना होगा कि जो इनफर्टाइल लोग होते हैं, स्टेराइल, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते हैं, वो इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो रिप्रोडक्शन का मेन मतलब क्यों जरूरी क्यों है रिप्रोडक्शन करवाना? स्पीशीज को आगे बढ़ाना। ठीक है, आपकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हो, उनका सर्वाइवल, उनका वो बोलते हैं ना कि उनकी इंपॉर्टेंस हमेशा अर्थ में बनी रहे। रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बेसिस पर अगर आप जाओगे तो आपको इनहेरिटेंस और वेरिएशन का टॉपिक भी समझ में आएगा। मेनली वो हम जेनेटिक्स में देखेंगे, पर इसमें भी रोल देखेंगे। पहले धीरे धीरे बात को समझते चलते हैं। रिप्रोडक्शन, इट इज अ प्रोसेस in which an organism it is a process in which an organism is able to produce a new organism of its own kind. Of its own kind बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इसको मैं अंडरलाइन करूंगी। It is a process in which an organism is able to produce a new organism of its own kind. ठीक है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ एक लिविंग बीइंग ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवा सकता है। क्या लिखूंगी मैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि दे आर फर्टाइल। जिनमें कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है या नहीं कर पाते, उन्हें कहते हैं स्टेराइल। ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग्स एबल टू reproduce considered as fertile, not able to reproduce sterile। अब ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन की ही ड्यूरेशन में करवाता है। This process of reproduction takes place within lifespan of an organism. लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? लाइफ स्पैन का मतलब है टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? टाइम पीरियड
फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। जैसे एक एग्जाम्पल है मे फ्लाई। मे फ्लाई को वन डे इंसेक्ट फ्लाई कहते हैं क्योंकि उसका लाइफ स्पेन एक दिन का ही होता है। सुबह पैदा हुई, ठीक है, सारी लाइफ प्रोसीजर्स किए, रिप्रोडक्शन किया, अपने जैसा एक और बनाया और 24 आवर्स खत्म होते होते डेथ। तो लाइफ स्पेन क्या हुआ? वन डे हुआ। ऐसे जैसे अब आप लाइफ स्पेन ले लो पैरेट का। पैरेट का लाइफ स्पेन क्या होता है? पैरेट का लाइफ स्पेन एटलीस्ट 120 टू 140 ईयर्स तक काउंट करते हैं। डॉग का लाइफ स्पेन क्या होता है? 16 टू 17 ईयर्स। हम ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन, पहले हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो एक नॉर्मल लाइफ स्पेन 65-70 तक माना जाता था। लेकिन अब चूंकि लोगों को हेल्थ हाइजीन की नॉलेज हो गई है, लोगों को अपनी पर्सनल केयर की नॉलेज है, हाइजीन की नॉलेज है, जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों को पता है कि ये डाइट लेनी चाहिए, ये बीमारी तो ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, तो लाइफ स्पेन आप देखना लोग 100 साल तक भी जी रहे हैं। तो लाइफ स्पेन हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या है? अलग अलग है, और रिप्रोडक्शन उसी लाइफ स्पेन में होता है। अब लाइफ स्पेन के अंदर क्या है? बहुत सारी स्टेजेस देखी गई हैं, वो देखते हैं। स्टेजेस लाइफ स्पेन पे क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आप थोड़ा सा उस पे मार्क कर लेना। कभी कभार ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन पूछी जाती है कि चलो पैरेट की बताओ, क्रोकोडाइल की बताओ। तो ऐसे जो भी आपके एनसीईआरटी में है आप उन्हें अंडरलाइन करके, मैंने सारी नहीं बता रही हूं आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल दे रही हूं। आप क्या करो, जितने भी दे रखे एनसीईआरटी में उन्हें अंडरलाइन करके याद कर लो, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पेन, ठीक है। यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा देती हूं। जैसे पैरेट का लाइफ स्पेन कितना होता है? 140 ईयर्स। डॉग का 16 टू 17 ईयर्स। और मे फ्लाई सिर्फ वन डे। इसको वन डे इंसेक्ट फ्लाई भी कहते हैं। ह्यूमन बींग्स का फिर भी एक एवरेज लाइफ स्पेन ह्यूमन बींग्स का आजकल 75 टू 85 ईयर्स लिया गया, कि इतने तो आराम से लाइफ स्पेन लोग निकालते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पेन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले क्या हुआ? आप पैदा हुए तो बर्थ, फिर बर्थ के बाद क्या है? आपकी बॉडी ने ग्रोथ स्टार्ट करी, सेल डिवीजन स्टार्ट किए, सेल डिवीजन स्टार्ट किए। उस फेज को बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल टाइम पीरियड है, जुवेनाइल फेज। उस फेज में आप सिर्फ ग्रोथ कर रहे हो, किसी भी तरीके की बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं है, ना ही बॉडी रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज मतलब ये मान लो कि प्यूबर्टी से पहले पहले, लड़कों की प्यूबर्टी एज अलग है, लड़कियों की प्यूबर्टी एज अलग है। प्यूबर्टी एज मतलब कि आपके बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी अब वो आ चुकी है, नाउ यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस एट एनी टाइम। उससे पहले जब तक प्यूबर्टी अटेन नहीं होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार नहीं होते हैं, या बॉडी अपने आप को प्रिपेयर नहीं करती रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, उससे पहले सिर्फ बॉडी क्या कर रही है? प्रिपेयर कर रही है, और अदर देन बॉडी की ग्रोथ कर रही है, क्योंकि सिर्फ रिप्रोडक्शन तो करवाना नहीं है, बॉडी की और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज का भी तो ग्रोथ डेवलपमेंट चाहिए। तो जुवेनाइल फेज ओनली इंक्लूड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड बॉडी इज प्रिपेयरिंग बट एक्चुअली नॉट डूइंग रिप्रोडक्शन। तो जुवेनाइल फेज में क्या है? आप इसको सिंपली ग्रोथ लिख दो, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज नो रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या होता है? बॉडी तैयार हो गई है, अब जब चाहे आप रिप्रोडक्शन करवा सकते हो। अब रिप्रोडक्शन ऐसा थोड़ी कि जब तक डेथ नहीं होगी रिप्रोडक्शन होता ही रहेगा। रिप्रोडक्शन का भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। जैसे प्यूबर्टी एज आई, ठीक है, तो चाहे बॉय या गर्ल की हो, लास्ट 45 टू 50 ईयर्स तक मानते हैं कि रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ होती है, जो रिप्रोडक्शन करने की पावर होती है, वो रहती है बॉडी के अंदर, पर उसके बाद क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो आफ्टर 50 एजिंग होने लग जाती है, सेनेसेंस, आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी डिग्रेड होगी। मैंने उस दिन भी कहा था एज इज जस्ट अ नंबर, पर फिर भी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आपकी बर्थ
चाइल्ड से स्टार्ट हुई है वो थोड़ी सी काफी, मतलब अगर मिनिमम अमाउंट में भी माने कि कोई अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा है तो हल्की सी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या होता है आपका, एजिंग एंड फाइनली डेथ। ठीक है, तो व्हेन यू आर टेकिंग बर्थ यू आर हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, बट डाई एवरीवन इज सैड। ठीक है, अब should I rub this portion? Should I rub it? अब रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है भाई? जब मैं कह रही हूं कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता उसका सर्वाइवल डिपेंड नहीं करता, पर फिर भी व्हाई रिप्रोडक्शन इज असेंशियल? क्यों रिप्रोडक्शन असेंशियल है? क्यों हम चाहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ हिस्ट्री में एटलीस्ट एक बार रिप्रोडक्शन करे? ठीक है, देखो, रिप्रोडक्शन करने का मतलब होता है अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना। तो जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा होते जाएंगे, एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जैसे डॉग की है, उसमें डॉग्स पैदा होते जाएंगे, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, होते जाएंगे, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज में ऑर्गेनिज्म कभी खत्म नहीं हो रहे ना, हमेशा क्या हो रहा है, उनका नंबर मेंटेन हो रहा है। सो टू मेंटेन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर स्पीशीज। दूसरा, टू जनरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब कुछ इनहेरिट करना और वेरिएशन मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस लाना। ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन का कॉन्सेप्ट जब आप अभी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल, तो सेक्सुअल में आएगा। देखो, एक ऑर्गेनिज्म है जो पैदा करेगा वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा, जो पैदा होगा वो डॉटर ऑर्गेनिज्म होगा। तो अगर डॉटर ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से पैदा हुई तो डॉटर ऑर्गेनिज्म क्या करेगी? अपने पेरेंट से कुछ चीजें इनहेरिट करेगी। और हम क्या इनहेरिट करते हैं? हम क्रोमोसोम्स को इनहेरिट करते हैं, उनके अंदर जीन्स को इनहेरिट करते हैं, उनके अंदर डीएनए को इनहेरिट करते हैं। इसे बोलते हैं ना कि इफ यू वांट टू डिटेक्ट द फादर ऑफ एनी चाइल्ड, डू द डीएनए टेस्ट, you will come to know. Whenever there is crime or whenever there is unwanted expectation, आप डीएनए टेस्ट करवा लो। तो जो डॉटर जिस पेरेंट से आई है उसका ही डीएनए आएगा, किसी और आदमी का तो डीएनए नहीं आएगा ना उसके अंदर। तो इनहेरिटेंस मतलब यू आर गोइंग टू इनहेरिट द जीन्स। अब जीन क्या है? जीन के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर है कि अच्छा ये जीन ना मदर से आया था इसलिए आई कलर मदर जैसा है, ये जीन फादर से आया है इसलिए आई कलर फादर जैसा है। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब क्या है? इनहेरिट, ओके, यू आर इनहेरिटिंग द कैरेक्टर्स। जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट से उसी के ही कैरेक्टर्स को इनहेरिट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। वेरिएशन का मतलब क्या है? जैसे मैं हूं, मैं थोड़ी बहुत अपने पापा की तरह दिख रही हूँ, थोड़ी बहुत अपनी मम्मी की तरह दिख रही हूँ, लेकिन एकदम आइडेंटिकल तो नहीं हूं ना, क्लोन तो नहीं हूं ना उनकी कि बिल्कुल अरे आप में तो कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा। ऐसा किन्हीं किन्हीं केसेस में देखेगा, पर फिर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। क्यों वेरिएशन होता है? मेरे अंदर तो मदर फादर के कैरेक्टर है, फिर क्यों वेरिएशन आया? क्योंकि मैं इवोल्यूशन के साथ, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ने के साथ अपने अंदर कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी इटसेल्फ इनहेरिट करूंगी, डेवलप करूंगी। ठीक है, तो जैसे कोई मदर फादर है, उनका चाइल्ड पैदा हुआ, उस पे वेरिएशन है कि भाई मदर फादर से तो इनहेरिटेंस से जो कैरेक्टर है वो आए, लेकिन उसके खुद के पास भी कुछ न्यू कैरेक्टर्स ने डेवलप किए। जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका बच्चा बिल्कुल अलग दिखेगा। तो मेनली इन अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज एप्लीकेबल। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल इनहेरिटेंस का होता है कि ऑब्वियसली कि भले ही डॉटर ऑर्गेनिज्म पेरेंट की क्लोन होती है पर जेनेटिक मेकअप तो वो पेरेंट का ही लेती है ना। तो इनहेरिटेंस होता है सॉरी, पर वेरिएशंस नहीं नजर आते, आपको कोई न्यूनेस नहीं नजर आएगी। डॉटर ऑर्गेनिज्म बिल्कुल पेरेंट की तरह ही आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले हम लोग लिख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे तो इवोल्यूशन रहेगा, तो इट मेंटेन इवोल्यूशन पीरियड ऑल्सो। ठीक है,
टू मेंटेन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पीशीज। ठीक है, टू मेंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, to maintain the concept of evolution, to develop inheritance and variation। To develop inheritance and variation. Should I rub this portion? अभी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का कॉन्सेप्ट हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन कौन कौन करवा सकता है, सारे टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करवा सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms, अब वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, etc. All living organisms able to reproduce. Able to reproduce। ठीक है, अब देखो हर ऑर्गेनिज्म कभी भी एक तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसका आंसर क्या है? अगर देखो ये जो चीज है ये आपकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है कि सिंपलर है, कॉम्प्लेक्स है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। इस बेसिस पर आप रिप्रोडक्शन को क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप लोग इतना नोट डाउन करो फिर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो मेजर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आते हैं। टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, two main types of reproduction, सबसे पहला है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। इन दोनों को हम टैबुलर कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शुड आई रब इट? चलो एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब, सेक्सुअल का मतलब रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट। ए का मतलब एब्सेंट, यहां पर किसी भी तरीके के गैमेटिक फॉर्मेशन, सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, और यहां पर सेक्स सेल का फॉर्मेशन, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब किस तरीके से इसको पढ़ेंगे ध्यान से देखना। एसेक्सुअल का मतलब क्या है? देखो
चाहे एसेक्सुअल हो सेक्सुअल हो, दोनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो दोनों ही किस में होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ही आप कोई न्यू ऑर्गेनिज्म या डॉटर सेल या डॉटर ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए आपके पास दो ऑर्गेनिज्म या दो पेरेंट्स होने जरूरी हैं, जब जाके आपके पास डॉटर सेल बनेगी। दोनों केसेस में क्या है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल एग्जाम्पल, हमारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आपने देखा होगा कि मदर एक बार में एक चाइल्ड को डिलीवर करती है, कभी कभार ट्विंस 2 भी हो जाते हैं और रेयर केसेस में 3 भी होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस हो जाता है। तो यहां पर एक पेरेंट से एक डॉटर सेल पैदा हो रही है और कभी कभार एक से ज्यादा डॉटर सेल्स पैदा होती है। मोस्टली टाइम पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो फर्क क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एक ही पेरेंट रहेगा, ऑफस्प्रिंग्स एक से ज्यादा बन सकते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा 2 पेरेंट रहेंगे और ऑफस्प्रिंग मैक्सिमम टाइम में एक ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात है, समझ में आई। और एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, लाइक इन डॉग, फीमेल जो डॉग होती है, जो बिच होती है, वो एक बार में बहुत सारे पपीज को गिव बर्थ करती है। ठीक है, तो फर्क क्या है कि ऑफस्प्रिंग्स कितने भी बन सकते हैं, चाहे वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, लेकिन एसेक्सुअल में पेरेंट सिर्फ एक ही होगा, सेक्सुअल में पेरेंट 2 होंगे। ठीक है, एसेक्सुअल में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप के अंदर ही सेल डिवीजन करेगा, स्प्लिटिंग करेगा, कुछ भी करेगा, उस मोड से वो रिप्रोडक्शन करेगा, पर गैमेट फॉर्मेशन और सेक्स सेल्स फॉर्मेशन नहीं होंगे, मींस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। सेक्सुअल में क्या है कि 2 ऑर्गेनिज्म होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, मेल अपने अंदर मेल सेक्स सेल या मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल अपने अंदर फीमेल सेक्स और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, उनका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सिंपलर फॉर्म है, सेक्सुअल में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। एसेक्सुअल क्या है, फास्टर है, फटाफट हो जाएगा, फटाफट सेल डिवीजन हुआ, फटाफट स्प्लिटिंग हुई और बन गए। सेक्सुअल में टाइम लगेगा, मदर विल टेक 9 months टू डिलीवर अ चाइल्ड। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, एसेक्सुअल में ओनली 1 parent is involved, पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मस्ट है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कहेंगे, नो गैमीट्स और सेक्स सेल्स फॉर्मेशन। गैमीट्स और सेक्स सेल्स फॉर्मेशन। नो गैमीट्स और सेक्स सेल्स फॉर्मेशन, गैमीट्स और सेक्स सेल्स फॉर्मेशन। Here parent undergo सेल डिवीजन। भाई मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, भाई जब ना तो गैमीट्स बन रहे हैं ना ही कोई फ्यूजन होगा, तो एक जो पेरेंट सेल है वो कुछ डिवाइड करके और बहुत सारे, भाई सेल डिवीजन से क्या होता है, एक से बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, तो सेल डिवीजन इज द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरगो सेल डिवीजन। जैसे ये इधर एक पेरेंट है तो 2 डॉटर बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, और हेयर गैमीट्स फ्यूज and form a new organism parent
पेरेंट, गैमेटिक फ्यूजन, ऑर्गेनिज्म। मोस्टली केसेस में यही होता है, आगे पीछे हो सकता है डॉटर सेल से ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन। और क्या फर्क है? शुड आई रब दिस? ऊपर के पॉइंट्स, ऊपर के 2 पॉइंट्स रब कर दूं? ये क्या है? सिंपलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स फाइन स्टूडेंट्स। और फास्टर, ये क्या है? स्लोअर। फास्टर एंड स्लोअर। अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मेनली इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे? जैसे अमीबा हो गया, मतलब मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपके हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अभी आप वेस पढ़ोगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए आपके पास 5 से 6 तरीके हैं, एक्सेट्रा। मतलब मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन दिस। यहां पर हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस पोर्शन? शुड आई रब इट? अब हम लोग सबसे पहले कौन सा उठाएं बच्चों? सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उठाएंगे। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे इवेंट्स को देखा जाता है जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इनके बारे में क्या है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग लेटर ऑन अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इंट्रो ले लिया। अब हम इसके वेज पढ़ेंगे, मतलब मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, हर ऑर्गेनिज्म अपना एक अलग मोड अपनाता है रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। सो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या मोड्स हैं, ध्यान से देखिए। पहला आएगा फिजन। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। उसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिर क्या आएगा? बडिंग। बडिंग के बाद आएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद आएगा रीजेनरेशन। उसके बाद आएगा स्पोर फॉर्मेशन। और फाइनली वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
ये तो क्या था, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर आप प्लांट्स को कंसीडर करो तो प्लांट्स में दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस देखे जाते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। जैसे बहुत ही ज्यादा लोअर टाइप ऑफ एनिमल्स हैं या यूनिसेलुलर टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं तो उनमें प्योरली एसेक्सुअल देखा जाता है। प्लांट्स में दोनों टाइप के, और हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअल। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? शुड आई रब इट? तो अपन इसको क्या है, एक चार्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां मैं लिख रही हूं लोअर एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लोअर एनिमल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स, और उसके बाद आएंगे आपके हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। सेक्सुअल, asexual as well as sexual। asexual में कौन सा अपनाते हैं प्लांट्स? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोस्टली। ठीक है, as well as sexual। स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं। मतलब देखो, asexual रिप्रोडक्शन जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा वो कोई सा भी टाइप अपना सकता है, और इसके अंदर सेक्सुअल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको रब कर दूं स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या देखें? अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फिजन वाला मेथड देखेंगे। फिजन। फिजन के इंट्रो में आप क्या लिखोगे भाई? अगर आप पहली लाइन स्टार्ट करोगे तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टू स्प्लिट। फिजन का मतलब होता है टू स्प्लिट। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, को स्प्लिट कर दो, ये बन गए दो डॉटर सेल्स। पर एक्चुअल में स्प्लिटिंग होती किसकी है भाई? जैसे कोई, मैंने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करा रहा है, सपोज करो एल्गी करवा रहा है, एल्गी इस फिजन से हो रहा है, तो सॉरी अमीबा, अमीबा इस मेथड से रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो अमीबा क्या कर रहा है? अपने आप को तोड़ देगा। अब अमीबा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल उसका सब कुछ है, सेल है और आपका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो सेल किस, भैया आपने सेल डिवीजन पढ़ा था ना कि फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। तो इसमें जो फिजन होगा सबसे पहले न्यूक्लियस विल डिवाइड फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। दो सेल बन जाएंगे, दोनों इंडिविजुअल सेल डॉटर ऑर्गेनिज्म या डॉटर सेल्स कहलाएंगे। ठीक है,
तो फिजन का मतलब क्या हो रहा है? टू स्प्लिट। और स्प्लिटिंग किसके द्वारा हो रही है? सेल डिवीजन के द्वारा। और मैंने यहां पर आपको टेबल पे लिखा था कि सेल डिवीजन इज द वे टू प्रोसीड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टू स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स फर्स्ट न्यूक्लियस डिवीजन देन फॉलोड बाय, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवीजन फॉलोड या सेकेंडरी बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब देखो, फिजन है, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। अब फिजन क्या है? दो तरीकों से होता है। एक तो होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि स्प्लिटिंग एक बार हुई और रिजल्टेंट डॉटर सेल्स दो पैदा हो गए। मल्टीपल फिजन मतलब मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन हुए हैं, मल्टीपल टाइम न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है, मल्टीपल टाइम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है और मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन इसको देखते हैं। तो फिजन में क्या है? टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल है तो एक ही पेरेंट की जरूरत है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं चाहिए, फास्टर है, सिंपलर है। दूसरा, फिजन का मतलब होता है टू स्प्लिट सेल डिवीजन। ये चीजें फॉलोड अप होंगी। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स। टाइप्स में क्या है? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलो, सबसे पहला कौन सा फिजन उठा रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग उठाएंगे बाइनरी फिजन। देखो, फिजन में एक बात और ध्यान रखना, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग प्लेन में होती है। तो इनमें आप देखोगे भाई मेनली क्या है, ये जो प्लेन वाला जो ऑप्शन है ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके बाइनरी फिजन पे, कि ऐसे पर्टिकुलर प्लेन में डिवीजन हो रहा है या फिर एनी प्लेन में डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात क्या होता है, मेनली बाइनरी फिजन पे एप्लीकेबल होती है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या है? टाइप ऑफ फिजन, टाइप ऑफ फिजन। ठीक है, हेयर स्प्लिटिंग occurs in a cell, splitting occur in a cell, that is cell division. Splitting occur in a cell, that is cell division, can be occur in any plane, कैन बी अकर इन एनी प्लेन। मतलब ये आपका ये सेल है, आपने इसको सेल डिवाइड किया, मतलब एक वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन किया। अब ये इस प्लेन में भी डिवाइड हो सकता है, ये इसमें भी हो सकता है, ये इसमें भी, मतलब ये किसी भी प्लेन को आप ले लो, डिवीजन आपको करना है। ठीक है, अब डिवीजन क्या होता है? स्प्लिटिंग, क्योंकि ये सेक्सुअल है तो पेरेंट तो हमेशा ही वन होगा।
splitting occurs once. Splitting occurs once. Once का मतलब क्या है? एक ही बार सेल डिवाइड होगा, एक ही बार कैरियोकाइनेसिस होगा, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, रिजल्ट क्या बनेगा? शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. ठीक है, अब देखो ये एक हुई, ये न्यूक्लियस है, ये स्प्लिटिंग हुई, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बने. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज आपको नहीं लिखाई है टेबल में, मैं बोल देती हूं, आप लिख लो. एक बहुत हो सकता है मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई थी, एकदम से ध्यान आ गई है. जो मैंने आपको टेबल बनाई थी ए सेक्सुअल सेक्सुअल, उसमें मैंने एक पॉइंट नहीं लिखाया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे या न्यूली डेवलप ऑर्गेनिज्म कह सकते हो या डॉटर सेल्स कह सकते हो, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल क्लोन होते हैं. मतलब उनके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, फिनोटाइपिक मेकअप, वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होगा. मतलब मॉर्फोलॉजी भी बिल्कुल पेरेंट जैसे दिखेंगे, और जो जीनोटाइपिक मेकअप होगा, जो जीन्स होंगे, वो भी बिल्कुल आपके पेरेंट के ही इनहेरिट होंगे. तो एक लाइन आप लिख लो इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली टेबल की साइड में कि ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पेरेंट सेल, दैट इज क्लोन. और सेक्सुअल में क्या होगा कि आपके जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, उनमें दोनों मदर फादर या दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन अपने अंदर कुछ वो न्यू कैरेक्टर्स को भी डेवलप करेंगे. इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन. भाई इनहेरिटेंस तो ये सेक्सुअल में भी हो रहा है, पर वेरिएशंस नहीं नजर आ रहे हैं. ठीक है, लिख लेना आप लोग, ये बात हो गई. अब देखो कैसे होता है, जैसे अमीबा है, अमीबा करवा रहा है आपको. अमीबा ने क्या करवाया? इसको स्प्लिटिंग करानी है, बाइनरी फिजन कराना है. तो अमीबा क्या करेगा? पहले न्यूक्लियस थोड़ा सा ग्रो करेगा, ठीक है, और ये न्यूक्लियस को क्या करेगा? थोड़ा सा इनलार्ज करेगा. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है. भाई ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, बिल्कुल लोअर ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद न्यूक्लियस क्या हो गया? और लंबा हो गया डिवाइड करने के लिए. ठीक है, अब न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कैसे होता है? सेल फरो, सेल स्प्लिटिंग, और फाइनली क्या है? ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं. अभी हो सकता है ड्राइंग में बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं नजर आ रहा है, तो क्या हुआ? ये एक पेरेंट सेल है और ये दो बन गए. तो इस केस में क्या हो गया कि प्लेन कौन सा चुना गया? अमीबा को आप देखा जाए ना तो किसी भी प्लेन से काट के तोड़ सकते हो. ठीक है, कैन बी अकर इन एनी प्लेन. पर्टिकुलरली अगर अमीबा की बात करूं तो अमीबा में क्या है? जो फिजन है, मेनली जो बाइनरी फिजन है, वो एट एनी प्लेन हो रहा है, एट एनी प्लेन. किसी भी तरीके से काटो, इधर ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, जो एक सिंगल पेरेंट सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, और ये तो क्या था? अमीबा का था. अब इसके साथ एक एग्जाम्पल आता है लिशमानिया. लिशमानिया एक ऑर्गेनिज्म है ना, जो आपकी बॉडी में एंटर करके आपको काला अजहर नाम की बीमारी करवाता है. ठीक है, तो इनमें क्या होता है? जो फिजन होता है उसका प्लेन हमेशा एक ही होता है, सेंट्रल एक्सिस से पास होता है और वो लॉन्गिट्यूडनल होता है. ठीक है, तो क्या होगा?
प्लेन ओनली वन, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, आज हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था विथ अ न्यू लेक्चर, तो अपन जाने से पहले थोड़ा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखो, आज के चैप्टर में एक रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी की नो डाउट एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में ही आता है, लेकिन रिप्रोडक्शन को आप इस तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते हो कि अगर आपने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, किसी कारण से, ड्यू टू एनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या ड्यू टू अनहाइजीनिक वे या किसी वजह से गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं लोग। तो जो लोग बहुत ही मतलब अपनी लाइफ स्पेन में रिप्रोडक्शन कर लेते हैं एक बार ही, तो वो फर्टाइल कहलाते हैं। जो एक भी बार नहीं कर पाते, आप उन्हें इनफर्टाइल या स्टेराइल कहते हो। रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें आप अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म क्या कर पाते हो, पैदा कर पाते हो। अब रिप्रोडक्शन के क्या तरीके थे? एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल थोड़ा लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल हायर मोड है। एसेक्सुअल में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सेक्सुअल में कॉम्प्लेक्सिटी है। एसेक्सुअल में पेरेंट हमेशा एक होगा, ऑफस्प्रिंग बहुत सारे बन सकते हैं। सेक्सुअल में पेरेंट हमेशा दो होगा और मोस्टली टाइम एक ही ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। एसेक्सुअल में सेक्स सेल्स और गैमेटिक फॉर्मेशन नहीं है, सेक्सुअल में गैमेटिक फॉर्मेशन है। एसेक्सुअल में इनहेरिटेंस होगा पर वेरिएशन नहीं होंगे। ऑफरिंग क्लोन और आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सेम बनेंगे पेरेंट के। पर सेक्सुअल में क्या है? यू हैव वेरिएशन, यू हैव इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, स्पीशीज का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो अब आपने मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? आपके पास फिजन था, बर्डिंग था, फ्रेगमेंटेशन था, रीजेनरेशन था, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा हो, किसी भी का भी मतलब है स्पेसिफिकली एंड एक्सक्लूसिवली सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, नॉन लिविंग नहीं करवाते। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? एसेक्सुअल में हम लोगों ने फिजन देखा, फिजन में हम लोगों ने बाइनरी फिजन देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल फिजन देखेंगे, जैसे अमीबा है, प्लास्मोडियम है, ये सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन करवा रहे हैं। इसमें क्या होगा? जैसे एक सेल है, ये बहुत बार डिवाइड करेगा। बहुत बार सेल डिवीजन का मतलब क्या है? बहुत बार न्यूक्लियस डिवीजन, बहुत बार साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो ये न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म मल्टीपल टाइम डिवाइड होगा, और ऑफस्प्रिंग बाइनरी फिजन में जो कि 2 मिल रहे थे, मल्टीफिजन में मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, एटलीस्ट मोर देन 2 इन द रेंज ऑफ 8 to 90, 8 to 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर इतना ही। घर जाके इसको पढ़िएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।